हेलो लर्नर्स, वेलकम टू मैनेजमेंट क्लासेस विद पल्लवी। इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे जो है फिनेंशियल मैनेजमेंट। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे कि फ़िनेंस क्या होता है, ठीक है, या क्यों ये बिज़नेस के लिए ज़रूरी है। तो फिनेंस का क्या मतलब होता है? मनी, ठीक है। अब मनी के बिना क्या कोई बिज़नेस रन कर सकता है? नहीं कर सकता। आपके पास रॉ मटेरियल्स हैं, आपके पास लेबर्स हैं, आपके पास मशीनरी है, लेकिन अनटिल एंड अनलेस आप उन लोगों को सैलरी नहीं देंगे, अनटिल एंड अनलेस आप जिससे रॉ मटेरियल ख़रीद रहे हैं उसको पैसा नहीं देंगे, अनटिल एंड अनलेस आप मशीनरी को रिपेयर नहीं करवाएंगे टाइम टू टाइम, या नई मशीनरी नहीं खरीदेंगे, ठीक है, आप मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो क्या आपका प्रोडक्ट सेल होगा? क्या आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा? नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसलिए जो फिनेंस है वो एक बहुत ज़रूरी है एक बिज़नेस की एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करने के लिए और बिज़नेस को सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। अगर आपको मॉडर्नाइज़ करना है, अपना बिज़नेस एक्सपेंड करना है, अपना बिज़नेस डाइवर्सिफाई करना है, तो हर एक चीज़ के लिए एक फ़िनेंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सैलरी देने के लिए, ठीक है, बिल्स का पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो हर एक चीज़ के लिए आप देख रहे हैं फ़िनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए फ़िनेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक बिज़नेस एक्टिविटी का, और ये इसका मैनेजमेंट करना उतना ही टफ़ है और उतना ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बिज़नेस फिनेंस जब हम फिनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं तो बहुत तरीके के डिसीजंस एनालिसिस आती हैं एक मैनेजमेंट के सामने। वो अभी हम अपने नेक्स्ट स्लाइड्स में और नेक्स्ट वीडियोस में कवर अप करेंगे, ठीक है। तो इसलिए फिनेंशियल मैनेजमेंट मतलब उस फिनेंस को मैनेज कैसे कर रहे हैं मैनेजमेंट, वो एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप है ताकि बिज़नेस जो है वो सर्वाइव करता रहे और उसकी ग्रोथ होती रहे और कॉम्पिटिटर से वो बीट करता रहे, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं फिनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, बट उस पर मूव ऑन करने से पहले अगर अभी तक से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है रेड कलर से उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब अगर हम बात करते हैं फिनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, तो मैनेजमेंट ऑफ द फिनेंस, सिंपल है ना। अगर मैं सीधे शब्द में कहूँ तो हम किसका मैनेजमेंट कर रहे हैं? जब हम फिनेंस का मैनेजमेंट कर रहे हैं तो वो हो जाता है फिनेंशियल मैनेजमेंट। लेकिन सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन में फिनेंशियल मैनेजमेंट कवर अप नहीं होता है। इसमें दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आते हैं। पहला क्या आ जाता है? ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट, और दूसरा आ जाता है यूसेज। मतलब आप फिनेंस कहाँ से प्रोक्योर कर रहे हैं। अगर आप किसी से रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हैं, ठीक है, या आप लोन में अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप वो पैसा कहाँ से प्रोक्योर कर रहे हैं, है ना। आप रॉ मटेरियल्स लेने का पैसा कहाँ से प्रोक्योर कर रहे हैं, आप अपना बिजनेस रन करने के लिए पैसा कहाँ से लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, आप कहाँ से प्रोक्योर कर रहे हैं, मतलब अवेल कर रहे हैं फिनेंस को। और यूसेज, अब जब आप उस पैसे को लेकर आएँ तो आप अब उसको कहाँ पर इन्वेस्ट करें ताकि आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले, बेनिफिट मिले, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आते हैं इसमें, एक तो ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट और दूसरा उसका यूसेज। तो हम ये कह सकते हैं कि फिनेंशियल मैनेजमेंट किस पर एम करता है? रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ द फंड्स प्रोक्योर्ड, ठीक है, कीपिंग द रिस्क अंडर द कंट्रोल एंड अचीविंग द इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट, मतलब यूसेज ऑफ सच फंड्स, ताकि मैक्सिमम गेन या रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश कंपनी अटेन कर सके, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फिनेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट की। फिनेंशियल मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए? इसका जो इंपॉर्टेंस है वो हम कुछ एस्पेक्ट्स के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि पहला आ जाता है द साइज एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ अ बिजनेस। मतलब अगर हम अच्छे से फिनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, हम सही से मैनेज करके चलते हैं फिनेंस में, ठीक है, तो जैसे कि हमने इसका सेकंड एस्पेक्ट क्या पढ़ा था? यूसेज। तो जब हम किसी भी फिक्स्ड असेट में उसको इन्वेस्ट करेंगे तो उससे क्या होगा? फिक्स्ड असेट्स का साइज़ बढ़ेगा। फिक्स्ड असेट्स का साइज़ बढ़ेगा तो चांसेस हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी भी मिलेगी, ठीक है। तो अगर हम अच्छी तरीके से फिनेंस को मैनेज करके चलते हैं तो हम अपने फिक्स्ड असेट्स के साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, ताकि हमको लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में सक्सेस मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट है द क्वांटम ऑफ करंट असेट्स एंड इट्स ब्रेकअप इनटू कैश, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स। अभी कैश, इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स आपके किस में आते हैं? वर्किंग कैपिटल में आते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ये कहता है, अगर हम सही से फिनेंशियल मैनेजमेंट करके चलते हैं तो हम ये इवैल्यूएट कर सकते हैं कि हम कितना करंट असेट्स में इन्वेस्ट करें, कितना हम वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करें, ठीक है, और कितना हम फिक्स्ड असेट्स में इन्वेस्ट करें। क्यों? क्योंकि
अगर हम इन्वेस्टमेंट अपना फिक्स्ड एसेट्स में बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर किस पे पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल पे भी पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल भी आपको चाहिए होगी, है ना, मतलब इन्वेंट्री भी चाहिए होंगी, रिसीवेबल्स भी चाहिए होगी, कैश भी चाहिए होगा, है ना। प्लस आपके उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, करंट असेट्स पे। करंट असेट्स भी आपके बढ़ जाएंगे, जैसे डेटर्स हो गए, इन्वेंट्री हो गई, है ना, फिक्स्ड असेट्स के लिए इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो गई। तो इसलिए जो है कंपनी को ये चीज़ एनालाइज करनी पड़ती है, इवेल्युएट करनी पड़ती है कि कितना वो इन्वेस्ट करे किस असेट में, कि ताकि उसको मैक्सिमम रिटर्न मिले, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स टू बी यूज, मतलब जो हम फंड प्रिक्योर कर रहे हैं उसमें से हम कितना लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करें और कितना शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेब्ट, इक्विटी सेक्टर। अगर हम सही से फिनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं तो हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि हमें कितना प्रोपोर्शन ऑफ फिनेंस जो हम रेज कर रहे हैं वो हम डेब्ट के थ्रू लें या हम इक्विटी के थ्रू लें, मतलब कितना प्रोपोर्शन हम डेब्ट के थ्रू एक्वायर करें और कितना प्रोपोर्शन हम इक्विटी के थ्रू एक्वायर करें, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एग्जांपल इंटरेस्ट, एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा। अब अगर हम कुछ भी कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पड़ जाता है, प्लस बाकी की एक्टिविटीज़ पे भी पड़ जाता है, ठीक है। तो अब जब हम अगर हमारे पास डेब्ट का हायर अमाउंट है, मतलब क्रेडिट जैसे लाइबिलिटीज़ हमारी ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा, इन फ्यूचर हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, है ना, तो वो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में चेंज शो हो जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से अगर हम इक्विटी का हायर यूज़ कर रहे हैं तो हमको शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना पड़ेगा, तब भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस में चेंजेस करना पड़ेगा। उसी हिसाब से अगर हम बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं तो हमें कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में हमारे इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो आप देख लो, जब हम कुछ कहीं से कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उसका इफेक्ट किस पर आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आ जाता है। तो हमें इस तरीके से फिनेंशियल मैनेजमेंट करनी चाहिए कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, उसकी जो फिगर्स हैं और जो मतलब बाकी के अदर पार्टिकल्स हैं जैसे इंटरेस्ट, एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन, वो भी उन पर भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं आए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। तो बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वेल्थ एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। अब जो ट्रेडिशनली जो कॉन्सेप्ट फॉलो होता था वो होता था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का प्रॉफिट कॉन्सेप्ट, मतलब जहाँ पे मेन एम केस पर होता था कि हम वहीं इन्वेस्ट करेंगे या हम वहीं से प्रोक्योर करेंगे जहाँ से हमारे पास मैक्सिमम रिटर्न आए या मैक्सिमम प्रॉफिट आए। मतलब यहाँ पर ओनर सिर्फ अपना प्रॉफिट देखता था, वो ना तो शेयर होल्डर्स, ना स्टेक होल्डर्स, ना सोसाइटी किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता था, ना कस्टमर्स उनके बेनिफिट के बारे में नहीं सोचता था। यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में वो सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में सोचता था। क्यों? क्योंकि उसको ग्रोथ चाहिए थी, ठीक है, सर्वाइवल चाहिए था मार्केट में, ठीक है। अब क्या हो गया है, अब उस जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट था उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थी, जिसकी वजह से अब जो है ऑर्गेनाइजेशंस वो किस पे शिफ्ट हो गई हैं, उनका प्राइमरी एम क्या हो गया है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब जहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, अब दो वर्ड आते हैं, आपने सुना होगा, शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं, जो कंपनी से लिंक्ड होते हैं, ठीक है। अब शेयर होल्डर भी कंपनी से लिंक्ड है ना, यानी कि जो शेयर होल्डर है वो कौन हो गया, स्टेक होल्डर हो गया। इसीलिए स्टेक होल्डर कौन इंक्लूड करता है, शेयर होल्डर्स को इंक्लूड करता है, लेकिन शेयर होल्डर्स स्टेक होल्डर्स नहीं होते हैं, है ना। हमने ये सेइंग्स भी आपने सुनी होगी कि जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, पर शेयर होल्डर्स स्टेक होल्डर्स नहीं हो सकते। अब एक कस्टमर है, ठीक है, उसने उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदा तो वो भी तो कंपनी से लिंक हो गया, तो वो उस कंपनी का स्टेक होल्डर हो गया। एक जो शेयर्स खरीदते हैं वो भी उस कंपनी से लिंक्ड हो गए, ठीक है। इस तरीके से जो जिससे रॉ मटेरियल्स हमने परचेज करा वो भी कंपनी से लिंक हो गए। तो ये कौन हो गए, ये सारे स्टेक होल्डर्स हो गए। लेकिन शेयर होल्डर्स कौन हो गए, जिसने कंपनी से शेयर्स परचेज करे। अब जो कस्टमर है, मान लीजिए 3 कस्टमर है, उसमें से 2 कस्टमर ने कंपनी के शेयर्स नहीं परचेज करे, तो वो 2 तो नहीं हुए, लेकिन वो कंपनी से लिंक्ड हैं क्योंकि वो कंपनी का प्रोडक्ट खरीदे। तो यानी कि वो 2 कस्टमर जो हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं, और जो एक है जो शेयर जिसने खरीदे हैं उस कंपनी के, वो शेयर होल्डर भी है एज वेल एज स्टेक होल्डर भी है, ठीक है। तो अब क्या हो गया है, जो कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव हो गया है वो क्या हो गया है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो गया। मतलब जहाँ पर वो अपने स्टेक होल्डर्स, जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, उनके बारे में सोचती है, सोसाइटी के बारे में सोचती है, अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचती है कंपनी, ठीक है, ताकि उसकी गुडविल बढ़े, उसकी ग्रोथ बढ़े, ठीक है, उसका प्रोडक्शन बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े, जिसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा, उसके जो मार्केट में शेयर्स अवेलेबल है उस पर बढ़ेगा। जब मार्केट में शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ बढ़ेगी। कैसे? क्योंकि उनको डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, है ना। अब उनको डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा तो एक तरीके से क्या है, यहाँ कंपनी की एक अच्छी इमेज बन रही है, ठीक है। अब जब कंपनी
सोसाइटी को भी सेटिस्फाई कर रही है, कस्टमर को भी सेटिस्फाई कर रही है, शेयर होल्डर्स को भी सेटिस्फाई कर रही है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी प्रॉफिट भी तो अर्न कर रही है, ठीक है। तो इसीलिए अब जो मेन ऑब्जेक्टिव हो गया है कंपनी का वो क्या हो गया, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट जब वो मैक्सिमाइज कर रही थी तब वो वेल्थ को मैक्सिमाइज कर ही नहीं पा रही थी, है ना। अब क्या हो गया है, अब वो अपने सारे स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करके वेल्थ को भी मैक्सिमाइज कर पा रही है और प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज कर पा रही है, ठीक है। अब बात करते हैं फिनेंशियल डिसीजंस, ठीक है। अब जो फिनेंशियल डिसीजंस होते हैं वो बेसिकली 3 तरीके के होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फिनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। इस वीडियो में हम सिर्फ एक डिसीजन की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बाकी के डिसीजन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, ताकि हमको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके, ठीक है। अब आप भी कोई चीज़ परचेज़ करना चाहेंगे, आप वो चीज़ तभी तो परचेज़ करेंगे जब वो इन रिटर्न आपको कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल करे, आपको सेटिस्फाई करे या आपको बेनिफिट प्रोवाइड करे, है ना। तो उसी हिसाब से बिज़नेस का भी यही होता है कि बिज़नेस वहीं इन्वेस्ट करेगी जहाँ उसको मैक्सिमम रिटर्न मिले, जिस प्रोजेक्ट में उसको एडवांटेज मिले, लॉन्ग टर्म में भी एज वेल एज शॉर्ट टर्म में भी। अब ये इन्वेस्टमेंट डिसीजंस 2 तरीके के होते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं उनको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कहते हैं। क्यों? अब लॉन्ग टर्म मतलब कैपिटल इंटेंसिव, जहाँ पर हम ज़्यादा कैपिटल यूज़ करते हैं। अब लॉन्ग टर्म डिसीजंस कौन से हो गए, जैसे आपने कोई मशीनरी परचेज़ कर लिया, आपने कोई लैंड परचेज़ कर लिया। अब जब आप कोई मशीनरी या लैंड परचेज़ करें तो उसमें आपकी ह्यूज कैपिटल भी तो लगी है ना, तो इसीलिए इनको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इनको हम वर्किंग कैपिटल डिसीजंस भी बोलते हैं। ये डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली 3 चीज़ें इन्वॉल्व करते हैं, कैश, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल, ठीक है। अब ये जो कैश है, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स हैं, ये डे टू डे वर्किंग ऑफ अ बिजनेस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डालती हैं। तो ये हमारे कौन से डिसीजंस हो गए, मतलब डिसीजंस जो हैं वो हमारे कैश, इन्वेंट्री और रिसीवेबल से अगर रिलेटेड होते हैं तो वो हमारे हो जाते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। और अगर वो लॉन्ग टर्म डिसीजंस कौन से हो गए, जो हमारे जिसमें हमारी ज़्यादा कैपिटल लगती है, ठीक है, वो डिसीजंस हमारे हो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस या लॉन्ग टर्म डिसीजन। अब फैक्टर्स हैं कुछ जो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस को इफेक्ट करते हैं, मतलब जब मैनेजर कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते हैं तो कुछ फैक्टर्स उनको इफेक्ट डालते हैं। अब वो फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, पहला आ गया कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। अब कंपनी व्हेन अ कंपनी टेक्स एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्विंग ह्यूज अमाउंट, इट एक्सपेक्ट्स टू जनरेट सम कैश ओवर पीरियड ऑफ टाइम। अब कंपनी जिस भी इन्वेस्टमेंट में जिस भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो कुछ एक्सपेक्ट करेगी वहाँ से कैश आए उसके पास ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। प्लस मतलब उसको प्रॉफिट्स मिले, उसको जो जहाँ वो कॉस्ट इनकर कर रही है उससे मैक्सिमम बेनिफिट उसको मिले, ठीक है। तो पहला फैक्टर क्या होता है, कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब उसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना जहाँ से मैक्सिमम कैश फ्लो है। दूसरा फैक्टर क्या हो गया, द रेट ऑफ रिटर्न। अब कंपनी 2 प्रोजेक्ट है कंपनी के पास, ए और बी। ए से उसको रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है 10%, बी से कितना मिल रहा है 12%, तो वो कौन सा सेलेक्ट करेगी, यहाँ पे वो सेलेक्ट करेगी बी वाला, क्योंकि वहाँ यहाँ पर उसको 12% रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए कैलकुलेशंस करती है कंपनी की कहाँ से उसको कितना रिटर्न मिल रहा है। तो नेक्स्ट फैक्टर क्या इफेक्ट करता है कैपिटल बजटिंग में, रेट ऑफ रिटर्न की, कितना रेट ऑफ रिटर्न किस प्रोजेक्ट से मिल रहा है उसको कैलकुलेट करना और इवैल्यूएट करना। नेक्स्ट ऑप्शन जो आ जाता है, मतलब जो फैक्टर आ जाता है, वो है हमारा द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। मतलब जब भी हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो मैनेजर्स क्या देखते हैं कि उसमें कितना इन्वेस्ट करना है, क्या उसका इंटरेस्ट रेट है, क्या कैश फ्लोज होंगे उसमें, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, और कितना रेट ऑफ रिटर्न उसमें से मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं इन सब कैलकुलेशंस करने के लिए। तो नेक्स्ट जो फैक्टर इफेक्ट डालता है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में, वो ये डालता है कि मैनेजर जो है वो कौन सी टेक्निक ऑप्ट करे कि वो ये एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर सके, इवैल्यूएट कर सके कि उसको किस प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्टमेंट करना है और उससे कितना उसको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 फैक्टर्स थे जो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में मैनेजर्स को इम्पैक्ट डालते हैं, उनको इफेक्ट करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कभी करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।